हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। विषय सामाजिक विज्ञान में आपके लिए हम अध्याय 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ लेके आए हैं। इसके पहले आपको हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के वीडियो बना के डाल चुके हैं। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 बताएंगे। अध्याय 6 में क्या है? स्थल और स्थलाकृतियाँ। अध्याय 6 के आपको हम जो प्रश्न उत्तर है उन्हें बताएंगे, जो आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। बच्चों, चलो हम चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेल किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? सेल किसे कहते हैं? इसे आप पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपका चलो पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बच्चों, आप इसे बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, और इससे आप अपनी 8th ग्रेड उत्तर पुस्तिका में इसे लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेल किसे कहते हैं? तो सेल किसे कहते हैं देखते हैं हम। धरातल, इसका उत्तर है धरातल की संरचना करने वाले सभी पदार्थ। जो धरातल है हमारा, उसकी संरचना करना यानी उसकी रचना करने वाले, धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। प्रश्न क्या था? सेल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर हो गया, धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है, जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें सेल कहते हैं। सेलों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल, नंबर 3 कायांतरित सेल। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ, जो था सेल किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए सेल की। सेल की परिभाषा क्या हो गई? धरातल की संरचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। और सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? पृथ्वी की परतों का विवरण निम्नांकित तालिका में लिखिए। जो पृथ्वी है उसकी परतों का विवरण हमें जो नीचे तालिका दी उसमें लिखना है। आप इसे अपनी पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान के पृष्ठ क्रमांक 53 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तालिका बनी है, तालिका के पहले इसमें दिया क्रमांक, फिर दिया परत का नाम, फिर प्रमुख विशेषताएं। तो क्रमांक नंबर 1 लेते हैं हम। भूप्रॉपर्टी। भूप्रॉपर्टी यानी परत का नाम है, और इसकी विशेषता यह है कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी क्या होती है? सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे भूप्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत को भूप्रॉपर्टी या स्थल मंडल भी कहते हैं। और इस भूप्रॉपर्टी पर क्या होता है? प्राणियों का एवं जीव जगत पाए जाते हैं। इसमें अनेक मानव का निवास होता है। किसमें? भूप्रॉपर्टी में। तो फिर से एक बार हम भूप्रॉपर्टी, इसकी प्रमुख विशेषता बता दी, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। हम भूप्रॉपर्टी की परिभाषा आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूप्रॉपर्टी या स्थल मंडल कहते हैं। इसी पर प्राणी एवं जीव जगत पाया जाता है। महाद्वीप महासागरों के पेंदे स्थल मंडल के ही अंग हैं। यह मंडल हल्की जलज सेलों से बना हुआ है। ये क्या हो गया? आपका भूप्रॉपर्टी हो गया। फिर इसके बाद आपकी सेकंड नंबर हमने बताया प्रवार। ये भूप्रॉपर्टी के नीचे की परत होती है। सेकंड नंबर क्या है? क्रमांक नंबर 2 प्रवार। प्रवार क्या होती है? भूप्रॉपर्टी के नीचे की परत होती है। और तीसरा है क्रोड। ये पृथ्वी की निचली परत है। क्रोड क्या है? पृथ्वी की निचली परत है। इस प्रकार से आपको हमने बच्चों पृथ्वी की परतों का विवरण और तालिका में लिखिए कहा था, उसके नाम और प्रमुख विशेषताएं। तो हमने उनके नाम दे दिए, तीनों के नाम दिए और तीनों की विशेषता बताए। आप अपनी नोट 8th ग्रेड पुस्तक में से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न क्रमांक 3, आग्नेय व अवसादी शैलों में क्या भिन्नता होती है? प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? आग्नेय व अवसादी शैलों में क्या भिन्नता होती है? तो हम सबसे पहले आग्नेय शैल को ले लेते हैं। आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल, ये शैलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक शैलें होती हैं। जो आग्नेय शैलें होती हैं वो भूपृष्ठ की
प्रारंभिक सेलें होती हैं, इन्हें प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। ये सेलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी हैं। अब हमारा यहाँ पे भिन्नता बताना था, लेकिन हमने पहले आग्नेय सेल क्या है वो आपको बताया। आग्नेय सेल क्या है? ये सेलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक सेलें हैं, इन्हें प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। ये सेलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी है। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघलता पदार्थ भूप्रपट्टी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय सेल कहते हैं। अभी हम भिन्नता बताने से पहले हमने आग्नेय सेल की आपको परिभाषा बता दी है। क्या हो गई परिभाषा? ये सेलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक सेलें हैं, इन्हें प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। ये सेलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी हैं। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूप्रपट्टी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय सेल कहते हैं। लेकिन बच्चों हमने यहाँ क्या लिख के बताया उसकी भिन्नता? आग्नेय सेल, इस सेल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा अथवा उष्ण मैग्मा के भूप्रपट्टी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। फिर अवसादी सेल, ये विभिन्न सेलों के अपक्षय और अपदन से प्राप्त अवसादों से निर्मित होती है। अवसादी सेल कैसे बनती है? ये विभिन्न सेलों के अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त अवसादों से निर्मित होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? कोई भी स्थलाकृति, जो स्थल पर बनी आकृतियाँ हैं, वो पर्वत अथवा पठार है, यह किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, प्रश्न में कहा है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, आप इसे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए हमने जो यहाँ पे उत्तर लिखे हैं वो क्या है उत्तर? हमने पहले पर्वत के बारे में बताया कि पर्वत को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। देखिए पर्वत को कैसे पहचानेंगे? धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। अब पठार को, इसके बाद सेकंड है पठार को कैसे पहचानेंगे? धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत एवं ऊपर मेज की भांति सपाट हो पठार कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जो स्थलाकृति हमारी पर्वत और पठार, उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे वो बताए। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे बच्चों। सबसे पहले हम पर्वत को कैसे पहचानेंगे? देख ली, पर्वत धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। दूसरा नंबर पठार, धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत एवं ऊपर मेज की भांति सपाट हो पठार कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 था, स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार की पहचान किस प्रकार करेंगे, तो हमने इस उत्तर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? तो ये इसका उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और उसका उत्तर हम यहाँ पे छोटे रूप में आपको जो मुख्य बिंदु हैं वहाँ लिख के इसमें बताएं आपको। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? वो प्रश्न क्रमांक 5 का ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से हुआ? तो उत्तर होगा ज्वालामुखी का उद्गार 3 कारण निम्न है। ज्वालामुखी के उद्गार के 3 कारण निम्न है। नंबर 1, पृथ्वी के बनने के समय, जब पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग कैसा है? गर्म है। नंबर 1 क्या हो गया? पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग गर्म है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ के टूटते रहने के कारण गर्मी बदली रहती है, गर्मी बढ़ती रहती है। तीसरा है, पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है।
इस प्रकार ज्वालामुखी के उद्गार के हमने जो आपको कारण बताए, कितने कारण बता दिए, इसके 3 कारण बताए। पहला कारण पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग गर्म है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ के टूटते रहने के कारण गर्मी बढ़ती रहती है। तीसरा है, पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। इस प्रकार से ये उसके उद्गार के 3 कारण आपको हमने बताए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव लिखिए। बच्चों, इसको आप प्रश्न क्रमांक किस पे देख सकते हैं? प्रश्न क्रमांक इसके प्रभाव प्रश्न क्रमांक 58 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और हमारा प्रश्न है ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। तो इसके हम प्रभाव बताते हैं यहाँ पे, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो क्या लिखेंगे? ज्वालामुखी के विभिन्न स्थलाकृति की रचना होती है। जो ज्वालामुखी होती है उसके विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे मैदान, पठार, पर्वत आदि। इनमें हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। शांत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से कई लाभ के साथ साथ हानियां भी होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से मानव जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास एवं बड़े बड़े नगर गांव जलकर नष्ट हो जाते हैं अथवा दबकर ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये उसके मानव जीवन के प्रभाव थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने इसको छोटा करके बताए हैं आपको। देख लीजिए, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है, ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज पदार्थ एवं उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या हुआ? ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज पदार्थ, बहुत कीमती खनिज पदार्थों एवं उपजाऊ मिट्टी, खाद वाली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से मानव जीवन में कई लाभ के साथ साथ हानियां भी होती हैं। ज्वालामुखी से हमें जितने लाभ हुए हैं उससे अधिक हानियां भी होती हैं। हानियां कौन कौन सी हुई? जैसे मानव जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास, बड़े बड़े नगर जलकर नष्ट हो जाते हैं। किसके कारण? ज्वालामुखी कारण। तो हमें जितनी लाभ होते हैं उतनी हानियां भी होती हैं। इस प्रकार बच्चों आपको हमने उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव लाभदायक भी बताए और हानिकारक भी बताएं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 7 है, वलन व भ्रंशन का अर्थ क्या लिखिए। वलन व भ्रंशन का अर्थ लिखिए। तो इसको आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 56 पर उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वलन क्या होता है वलन के बारे में बताएंगे। तो वलन के देखिए यहाँ पे हमने लिख के बताया, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसे इन मोड़ों को वलन कहते हैं। वलन की परिभाषा क्या हो गई? पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहरनुमा यानी जो आड़ी तिरछी मोड़ पड़ जाती है, इन मोड़ों को वलन कहते हैं। फिर दूसरा है आपका भ्रंशन किसे कहते हैं? क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, भ्रंशन किसे कहते हैं? क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है, भ्रंशन कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये प्रश्न क्रमांक 7 बताए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया लिखिए। यानी जो ज्वालामुखी है उसका उद्भेदन होता है, उसकी प्रक्रिया लिखने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे बताया है। आप इसके उत्तर को अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 56 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया क्या है उसको हम बताते हैं। उसका देखिए यहाँ पर, ज्वालामुखी का उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता।
जो ज्वालामुखी है उसका उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। जो ज्वालामुखी है उसका उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता, नियमित यानी लगातार नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता है। इसलिए इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा असक्रिय ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो इसकी तीन प्रक्रिया होती हैं, तीन भागों में विभाजित किया, तीन प्रकार से विभाजित होती है। तो कौन सी होगी? पहली सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा असक्रिय ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो अब यहाँ पे आपको हमने इसकी परिभाषा तो नहीं बताया, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं वो बता देते हैं। जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण दिया, इटली के एटना तथा स्ट्राबोली ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिन ज्वालामुखियों से एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। फिर उसके बाद असक्रिय या अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी किसे सेकंड नंबर है, उस किसे कहते हैं? तो ये वे ज्वालामुखी जिनसे कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं, किंतु अकस्मात पुनः उद्भेदन हो जाता है, उन्हें असक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये इटली का विषुवियत ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। इसके बाद आपको अगला तीसरा बताया हमने शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन ज्वालामुखी में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता तथा पुनः उद्भेदन की संभावना भी नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी विषुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आप शब्द को पढ़ते से ही समझ जाएंगे। शांत यानी कि जो एक बार उत्पन्न हुआ दोबारा उत्पन्न होने के लिए उसको होगा या नहीं होगा ये निश्चित नहीं होता। यानी शांत यानी अपन कहते हैं कि वह व्यक्ति शांत हो गया, तो जो व्यक्ति एक बार शांत हो जाता है वो दोबारा जीवित नहीं होता। तो इसलिए इस प्रकार इन शब्दों से ही आप समझ सकते हैं। तो हमने अपने ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया कैसे होती उसके बारे में बताया। ज्वालामुखी उद्भेदन की नियमित रूप से नहीं होता है, कभी नहीं होता, इसलिए इसे तीन भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 असक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार बच्चों आपके ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके बाद आपके लिए हम प्रश्न क्रमांक 9 लेके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 बहुत सरल है। यहाँ दिए गए विभिन्न शैलों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पे दिए गए विभिन्न शैलों के उदाहरण हैं कौन कौन से? संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, स्लेट, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी, हीरा, बेसाल्ट, चूने का पत्थर। तो ये जो आपके उदाहरण दिए किन किन शैलों के उदाहरण हैं उनके इस सारणी में लिखना है। इस सारणी में 3 डिब्बे बने हैं, एक डिब्बे में आग्नेय शैल लिखा है, दूसरे डिब्बे में अवसादी शैल और तीसरे डिब्बे में कांतिज शैल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये उदाहरण दिए हैं, उन्हें हमें इन डिब्बे में लिखना है। तो आग्नेय शैल कौन कौन से होते हैं, अवसादी शैल कौन से होते हैं, कांतिज शैल कौन से होते हैं, उनको यहाँ पे उनके नीचे लिखना है। तो आग्नेय शैल कौन से होते हैं ये देख लीजिए। आग्नेय शैल होता है ग्रेनाइट, आग्नेय शैल कौन सा होता है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके अंतर्गत आते हैं? आग्नेय शैल के अंतर्गत आते हैं आग्नेय शैल। और जो ये ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है। फिर उसके बाद बेसाल्ट है। फिर अवसादी शैल के देखिए, अवसादी शैल में क्या आ जाते हैं? कोयला आ जाता है, बलुआ पत्थर आ जाता है, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी। ये किसके उदाहरण कहलाते हैं? अवसादी शैल के उदाहरण कहलाते हैं। और कांतिज शैल के उदाहरण क्या है? स्लेट, संगमरमर, हीरा। ये किसके उदाहरण हो गए? कांतिज शैल के। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको ये प्रश्न क्रमांक 9 में जो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कांतिज शैल है उनके उदाहरण जो दिए थे उनको सारणीबद्ध करके हमने बता दी कि कौन से आग्नेय शैल हैं, कौन से अवसादी शैल हैं और कौन से कांतिज शैल हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे और आगे इस एडगेट के पूरे अध्यायों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 10 जो अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, और वो प्रश्न है भूकंप से होने वाले लाभ व हानि लिखिए।
सबसे पहले भूकंप क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम भूकंप को जान जाएंगे तो उसके लाभ हानि हम ऐसे ही बिना पढ़े लिख सकते हैं। तो भूकंप जो है, भूकंप शब्द दो शब्दों से बना है, भू तथा कंप, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। भू यानी पृथ्वी हो गई और कंपन यानी कांपना। तो पृथ्वी का कंपन, जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र के चारों ओर प्रभावित होती हैं। आप किसी भी शांत जल पे आप पत्थर फेंकिए तो उसका पानी चारों ओर फैलने लगता है, लहरें केंद्र के चारों ओर प्रभावित होती हैं। उसी तरह भूगर्भ, भू यानी भूमि के अंदर जो होता है उद्गम केंद्र, गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप की लहरें चारों ओर फैलती हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया गया उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप आने के कारण भी होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको भूकंप की परिभाषा बता दी हमने। भूकंप क्या है? भूकंप शब्द दो शब्दों से बना है, भूतन तथा कंप, जिसका हमारे आते हैं पृथ्वी का कंपन। जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र के चारों ओर प्रभावित होती हैं, उसी तरह भूगर्भ उद्गम केंद्र से भूकंप की लहरें चारों ओर फैलती हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप आने के क्या कारण होते हैं? अभी लाभ हानि बताने से पहले हमको भूकंप क्या है वो बताना अनिवार्य था, और वो भूकंप किस कारण से आता है ये बताएंगे। पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है। जो पृथ्वी होती है उसके अंदर क्या होता है? अचानक हलचल होती है, तो भूकंप आते हैं। भूकंप कब आते हैं? पृथ्वी के अंदर अचानक हलचल होती तब क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप होते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें एक जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती हैं या ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। अब हमें भूकंप से क्या क्या लाभ होते हैं और हानि होती है, तो हमने यहाँ देखिए, प्रश्न का उत्तर अब देंगे हम यहाँ पे। अभी तक हमने भूकंप के परिचय दिए थे आपको, तो भूकंप में होने वाले लाभ हानि तो हमने यहाँ पे लिख दिए, भूकंप से होने वाले लाभ। अब हमें भूकंप से क्या क्या लाभ होते हैं? भूकंप से कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। जो भूकंप होते हैं उससे जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर आ जाती है, उभर जाती है। दूसरा कारण बताएं, इससे नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। इससे भू आकार का अर्थ होता है नई भूमि का आकार या नई पृथ्वी का आकारों का निर्माण हो जाता है। तीसरा बताएं, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? जमीन पर, हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इससे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? भूकंप से जो लाभ है, हमें ये चार लाभ बताए थे। एक लाभ हुआ कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। दूसरा बताए थे नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। तीसरा बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। और चौथा नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसके लाभ बताए। अब अगला, इसके जो हानियाँ हैं, भूकंप से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। नंबर 1, भूकंप से जन धन की हानि होती है। जन धन जो है, इससे जनधन की हानि होती है। जैसे जनधन क्या हो गया? मनुष्य, पशु मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। तो भूकंप से जनधन की हानि होती है। जनधन में क्या क्या आ गया? इमारतें, पशु, मनुष्य, इमारतें, रेलें की सड़कें, कारखाने आदि, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताएं हमने, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है। क्या होता है? जब भूकंप आता है तो नदियों के मार्ग में अवरुद्ध होने के से भयंकर बाढ़ आ जाती है और समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट बता दी, समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। चौथा पॉइंट है भूखंडों में दरारें पड़ जाती तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार से बच्चों, हमने आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 था। प्रश्न क्रमांक 10 भूकंप से होने वाले लाभ और हानि के 4 पॉइंट बता दिए। बच्चों, आज हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ, अध्याय 6 समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट अध्याय जो आएगा, अध्याय 7 वो लेके आएंगे। अध्याय 7 है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। तो ये हमारा कौन सा अध्याय समाप्त हुआ? अध्याय 6।
अब इसके बाद जो आने वाली वीडियो में हम अध्याय 7 लेके आएंगे। बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बच्चों, अभी क्या है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल से बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। और इसके लिए आपको जो नियम बताए गए हैं कोरोना काल के, उन नियमों का पालन कीजिए। ठीक है बच्चों।